हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आमिर और आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल का नाम क्या है आपको पता है? नीचे कमेंट करके बता देना है। आपको पता है कि नहीं है? ऑल अबाउट थिंग्स है ना? ओके हाँ, एप्लीकेशन का नाम एबीसी सेंटर है। चलिए, तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था सॉल्यूशन, उसमें हमने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे। जो कंसंट्रेशन टर्म्स थे जो इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर अप कर लिया था। एक छोटा सा उसका रिकैप करा दूंगा। सिंबल्स में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है इसमें, मोलिकुलरिटी के लेकर के, मोलैलिटी को लेकर के, एंड देन आपका कई बार मोलिकुलर मास और वेट, जो गिवन वेट होता है उसके बीच में भी आप फंस जाते हो। तो उस चीज को कैसे टैकल करना है बहुत आसानी से एक बार और रिकैप दे दूंगा। मैं पिछले क्लास में बताया था मैंने। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स ने उसको नहीं देखा है तो उस लेक्चर का लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर देंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसको एक बार देख लेना, फिर ये लेक्चर देखना। वैसे उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, जितना यूज होगा वो मैं रिकैप करा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, अभी जो टॉपिक्स आज पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल ड्रिवन है, मतलब यहां से भी न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। और पीछे का दो टॉपिक्स मोलिकुलरिटी एंड मोलैलिटी, अभी मोल फ्रैक्शन भी हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक से भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। चलो बिना किसी और इंतजार के वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर कॉपी कलम लेके बैठना है बहुत अच्छे से, अदरवाइज मेरे पास यहाँ पर चप्पल हाँ है, नीचे रखता हूं मैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि फेंक के मारने के काम आता है। नहीं निकालोगे चप्पल फेंक के मारेंगे। अभी के अभी नोट्स निकाल के नोट्स बनाओ। मेरे जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपना नोट्स भी बनाना है। स्टार्ट करें? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, आपसे परमिशन मिल गई, अब इंतजार किसी और का होगा नहीं। तो यहाँ पे वैसे वेपर प्रेशर है, बट एक बार छोटा सा मैं रिकैप आपको कराता हूँ। लास्ट क्लास में ये कुछ क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस हमने आपको बोले थे बना भी लेना है। तो आ जाओ, देखो लास्ट क्लास में हमने आपको कंसंट्रेशन टर्म, सोल्यूट सोलेंट वो सब नहीं पढ़ाएंगे। मेन जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मोलिकुलरिटी हमने निकालना था, तो मोलिकुलरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम। ओके, ये ध्यान रखना आपको, कैपिटल एम ये मोलिकुलरिटी होता है। इसको निकालते कैसे? इसको निकालते हैं हम लोग वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब WB वेट ऑफ सोल्यूट, इनटू हम इसको 1000 कर देते हैं, ये हो गया, डिवाइड बाई मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, यहां देखना। अब मोलैलिटी के लिए भी आते हैं। मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। तो ये हमने पहले ही बता रखा है, आपको ध्यान रखना है। ए फॉर सॉल्वेंट ले रहा हूं मैं, B फॉर सोल्यूट ले रहा हूं। देखो किसी किसी जगह पे ए का आप अगर कहीं और पढ़े होगे पहले या किसी और नोटेशन को फॉलो किया होगा, तो बहुत जगह पे क्या होता है ना, B को सॉल्वेंट भी बोल देते हैं, ए को सोल्यूट बोल देते हैं। इट डजंट मैटर, अगर आप वो वाला नोटेशन पहले से फॉलो कर रहे हो आप उसको करो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं जैसे इजी बनाने के लिए ऐसा कहता हूं, WA मतलब ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया आपका वेट ऑफ सोल्यूट। और इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, मतलब अगर हम इसको WA प्लस WB कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन का वेट खत्म, टाटा बाय बाय। देन W इधर खत्म। इसके बाद ये आप ध्यान में रखना। अब यहाँ M की बात करते हैं। अगर हम लिखते हैं MA, तो MA का मतलब है मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट का मोलिक्यूलर मास हो गया। और अगर मैं इसको MB बोल देता हूं, इसका मतलब ये हो गया मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और अगर हम इसको ऐड ऑन कर देंगे MA प्लस MB, तो इसको हम बोलेंगे मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? ये नोटेशंस आपको एकदम 100% क्लियर होने चाहिए। अब अगर आपको सिंगल कहीं पे कैपिटल M देखने को मिल रहा है, सवाल में बोलेगा भाई मोलैरिटी इतना 3m है, या कहीं पे भी आपको बस ऐसा दिख रहा है 3 है साथ में सिर्फ कैपिटल M है, या फिर 3 है साथ में सिर्फ स्मॉल m है, तो आप समझ जाना इस कैपिटल M का मतलब है, उसके साथ A और B कुछ नहीं लगा। इट मीन्स इस कैपिटल M का मतलब है मोलैरिटी, और इस स्मॉल m का मतलब है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में हम क्या करते हैं, मोलैलिटी में हम कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। यही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यही देखो, ये हमारा था मोलैलिटी, यही है। तो इसके लिए भी हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम निकालते हैं, लेकिन उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल बस आप इतना ही याद रखो, इसी से ही हमारा क्वेश्चंस बन जाएगा जो मैं बता रहा हूं अभी। इसको हमें वैसे ही कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कर लेना इसको। वैसे इसको इंटू हम लोग 1000 करते हैं, किस लिए करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, kg को। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 डिवाइड बाय, आप यहाँ पे भी वही ले लो, मोलिकुलर वेट ले लेना,
ठीक है। और इनटू या वॉल्यूम की जगह पे केजी लगा देना, मतलब वेट कितना दिया हुआ है 1 केजी, या फिर वॉल्यूम हटाओ, सवाल में कितना वेट सॉल्वेंट का दिया हुआ है ये आप देख लेना। तो इस तरीके से हम मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं। आई होप मेन ये फॉर्मूला में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये फॉर्मूला इजीली आप समझ जाते हो, आप यूज कर लेते हो। मेन ये नोटेशंस में आप कहीं ना कहीं गड़बड़ाते हो, तो इन नोटेशंस का आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी क्या है, इसमें एक टर्म हमारा आता है मोल फ्रैक्शन के बारे में। ओके आ जाओ, देखो बात यहाँ पे क्या है, हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ओके ये फ्रैक्शन जो वर्ड है ये क्या होता है, बेसिकली हमारा मैथ से आता है। फ्रैक्शन मतलब किसी एक पूरा कंप्लीट का एक पार्ट। मैं मानता हूं मेरे पास एक पिज्जा है, इस पिज्जा को हमने 4 हिस्से में डिवाइड किया हुआ। ओके अब मैं इसमें से कोई भी एक हिस्सा निकाल रहा हूं, चलो आ जाओ निकालते हैं। वैसे भी हमें खाना है, भूख तो लगी है, तो इसको हम ये रेड वाला पार्ट ले रहे हैं, हम थोड़ा सा रेड वाले पार्ट को डार्क कर दे देंगे, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। चलो तो ये मैंने लिया, इस रेड वाले पार्ट को मैंने निकाल लिया। ओके ये मैंने निकाला। तो अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि जो रेड वाला जो पार्ट है ये टोटल का कितना हिस्सा है, तो बस ये जो मैंने बोला ना कि ये टोटल का कितना हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा इस टोटल से निकाला मैंने, तो ये टोटल में से टोटल होल जो था उसमें से कितना हिस्सा हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, बस और कुछ नहीं। तो हमें पता था भाई टोटल मेरे पास हिस्सा कितना था, 1 था। ओके सॉरी टोटल, हाँ पहले एक को हम कंप्लीट ही मान लेते हैं। मैंने टोटल यहाँ पार्ट बनाया कितना, ये निकालेंगे कैसे, ये हम देखेंगे। मैंने टोटल पार्ट बनाया क्या था, टोटल पार्ट हमें दिख रहा है हमने 4 पार्ट बनाया, और 4 में से मैं एक की बात कर रहा हूँ, तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसको ऊपर लिख लो और टोटल पार्ट जो है उसको नीचे लिख लो। ये मेरा हो गया 1/4, मतलब ये जो है ये टोटल का 1/4 हिस्सा है। सिंपल। अब हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो भाई मेरे पास एक गैस है, ठीक है, गैस का मिक्सचर से सिंपली, ये सिंपल गैस के मिक्सचर्स में हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट, हम दोनों का बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी है। अब देखना यहाँ पे वही मैं एनबी मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट, ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको भी मैं ना पीछे वाले स्लाइड में ऐड कर देता हूँ कहीं पे, हाँ यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एनबी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और Na का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया आपका। चलो ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर दोनों को जोड़ देंगे मतलब Na प्लस Nb कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पूरा सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है, Na प्लस Nb हो सकता है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक चीज याद रख लेना, हमारा Na प्लस Nb का जो वैल्यू होगा ना उसको हम लोग B1 मान के चलते हैं। Na प्लस Nb इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन, सॉरी सॉल्यूशन का जो हमारे पास पूरा ओवरऑल मोल आना चाहिए, दोनों को जोड़ के नंबर ऑफ मोल्स, वो हम 1 मान के चलते कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे Nb मेरे पास प्रेजेंट है, Na भी प्रेजेंट है। अब मुझे सिर्फ Nb निकालना है, मतलब मुझे पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ सोल्यूट का मोल जानना है। तो ये क्या होगा, ये मोल फ्रैक्शन में काउंट होगा, क्योंकि हमें पूरा सॉल्यूशन में सिर्फ एक छोटा सा किसी का हिस्सा मालूम करने के भाई सोल्यूट का कितना हिस्सा है उसमें। तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन, और उसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। कुछ एक्स का जैसा दिखता है ये, बट इसको हम लोग शाई बुलाते हैं, चाय ऐसा बोलते हैं इसको। तो एक्स ही जैसा है, उसको थोड़ा सा बनाएंगे। अब अगर मुझे यहाँ पर ए लिखा है मैंने, ए नहीं, इसको मैं बी कर देता हूँ। मान लो मेरे को यहाँ पे भैया नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो जिसका मुझे निकालना है, हमें क्या बनते देखना होगा, हम टोटल पार्ट में कितना ले, जिसका भी मुझे निकालना है ना उसका नंबर ऑफ मोल्स ले लो ऊपर। सिंपल। मुझे किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है भाई, बी का निकालना है, मतलब सोल्यूट का। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नीचे ऊपर लूंगा और उसको डिवाइड करूंगा टोटल में से। टोटल मेरे पास कितना है, तो टोटल तो Na प्लस Nb है, बस बात खत्म, ये हो गया। और अगर इसी में मुझे परसेंटेज निकालना पड़ जाए तो इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल XA लिख लेते हैं। अगर मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना है मतलब सॉल्वेंट का, तो मैं Na कर दूंगा इसको, और नीचे हमारा वही Na प्लस Nb से ही डिवाइड होगा। ओके, अगर परसेंटेज निकालना होगा बस कुछ नहीं करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना इसी चीज को, तो ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर परसेंटेज निकालने बोलेगा कि परसेंटेज मोल फ्रैक्शन निकालो तब। ओके चलो, और एक चीज याद रखना भैया, Na प्लस Nb तो हटाओ, तो ये वाला मेन याद रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी कि सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसका वैल्यू आपको A मिलेगा। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया जाता है, देखो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, हाँ जस्ट सपोज, इस तरह का क्वेश्चन फेमस होता है, बहुत ज्यादा ही फेमस होता है। देखो वो बोलेगा भाई अरे यार इसको थोड़ा सा पतला कर दो, इतना भी गाढ़ा नहीं लिखना है अपने को,
बोलेगा सवाल में बोलेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.75, ये बोलेगा आपको। और उसके बाद वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा। क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है वो आपको? वो बोलेगा कि भैया जो वेट है आपका, मान लो वो बोलेगा मेरे पास सॉल्यूशन में नाइट्रोजन है, बोलेगा वेट ऑफ नाइट्रोजन जो है, ठीक है, वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस 7 ग्राम है। एंड एक दूसरा गैस है, वो बोलेगा वेट ऑफ, मान लो उसमें हमने ऑक्सीजन गैस डाल रखा है, वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस 8 ग्राम, ये हो गया। फिर वो आपको बोलेगा फाइंड, क्या बोलेगा? बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वो आपसे पूछेगा Na, या तो Na पूछेगा Nb पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन वही करता है। या तो एक मोल फ्रैक्शन आपको दे देगा, या सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, किसी का भी। उसके बाद जो दोनों हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दोनों का वेट बता देगा वो। और आपसे या तो वो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का पूछ लेगा, या फिर नंबर ऑफ मोल्स वो आपका किसका पूछ लेगा? बोलो किसका पूछेगा? सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। तो इसको बनाएंगे कैसे, एकदम स्टेप्स देखना, कोई फॉर्मूला वाइज नहीं जाएंगे, लॉजिकल चीज से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे जो गिवन है, तो हमें एक्स ए तो गिवन है, एक्स से हमें गिवन है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें सॉल्वेंट पता है इतना। वी नो, हमें पता है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना होता है। लेकिन इसको ऐसे निकाल के उतना कुछ फायदा भी नहीं है यहाँ से अपने को, लेकिन फिर भी हम निकाल सकते हैं। तो ये अगर 1 होता है, यहां से अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे तो आसान है, 0.25 होगा। कई बार ये भी पूछ लेता है, लेकिन इसका हमें इतना यूज नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, हम यहाँ पे बोलेंगे वी नो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है, अरे ये वेरिएशन का साइन बन जा रहा है ना, हटाओ। मोल फ्रैक्शन ए जो है, ये क्या होता है? बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी कि सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ओके, अब ये मुझे गिवन है 0.75, ये चलेगा। और मुझे Na निकालना है, नीचे Na प्लस Nb है, तो नीचे वाले Na को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि Na मुझे निकालना है, मुझे Nb का इंतजाम करना होगा। इसके लिए देखो एक सवाल में क्या बोला है, वेट ऑफ, यहाँ पर उसने बोल दिया है एक 7 ग्राम में, एक 8 ग्राम में। अब आपको अगर इसमें नहीं बोलेगा कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है, तो हम वो देखेंगे किसका क्वांटिटी कम है। क्वांटिटी कम किसका है? नाइट्रोजन का। इसका मतलब नाइट्रोजन हमारा सोल्यूट होगा। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है, यानी कि WB सवाल के अकॉर्डिंग कितना है? 7 ग्राम। और नाइट्रोजन का अगर आप मोलिकुलर मास निकालोगे Mb, तो वो आएगा 14 ग्राम। सिंपल। तो इनको हम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हमने बताया था। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या है? गिवन वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। तो इसको जरा डिवाइड करो, 7/14, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 0.5। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 0.5 आ गई। अब Na मेरे को निकालना है, Na का वैल्यू होगा कितना? ठीक है, अच्छा Na का वैल्यू निकालना, तो इसमें आसानी हो गया, मैंने तो ये दे दिया। ठीक है, इसको हटाओ, ये चीज नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ वो सॉल्यूट का ही आपको वेट देगा, सॉल्वेंट का नहीं देगा। अगर उसने आपको नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन का पूछा है, तो वो सिर्फ वो सॉल्यूट का वेट देगा, और अगर आपसे उसको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पूछना होगा, तो सिर्फ सॉल्वेंट का वेट देगा। तो अभी आ जाओ, यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आपको थोड़ा करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 0.75 Na इज प्लस 0.75 इंटू 5 कर लेना, तो 5 सते कितना हो जाता है? 35 का 5, एक हाथ में 5 सते 5 पचे 25 का 5 हो गया 2, 5 सते 35 से 2 कितना हो जाएगा? 37, 375। तो एक में एक डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद डिसिमल आ जाएगा 3.75, और इज इक्वल टू यहाँ पर Na हमारा एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया Na। ये क्वेश्चन देख लेना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन में डिटेल में करा रहा हूं आपको, बहुत फायदा देगा ये आपको। अब एक काम करो, 3.75 को इधर छोड़ो, ये जो हमारा आदमी है Na वाला, इस Na को उधर भेजो। तो ये तो एक Na इधर पॉजिटिव में, ये माइनस में चला जाएगा उस तरफ, -0.75 Na, ये हो गया। अब ये 3.75 हमारे पास ऐसा ही है, इनको जरा आप माइनस कर दो, तो ये 0.25 Na आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ से जरा और निकाल लेना, मैं एक डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। तो Na इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप 3.75 डिवाइड बाई 0.25। तो पहली बार तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब मेरे पास आराम से कैलकुलेशन करना है, 375 डिवाइड बाई 25 करो, 5 के पहाड़ा से ही काटते हैं, तो ये 5 के पहाड़ा से कट ही जाएगा आपका। 5 सते 35, 5 पचे 25, और ये भी 5 पचे 25, फिर से 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 15 बार में। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आ रहा है वो आपका 15 मोल आ रहा है।
देखो मैंने रैंडम सा वैल्यू लिया था इसलिए वो इतना ज्यादा आ रहा है, हालांकि इतना ज्यादा नहीं आता, आपको 3-4 इस तरीके का आंसर आएगा। तो वो बहुत कैलकुलेटेड क्वेश्चंस देते हैं आपको। ओवरऑल जो भी वो क्वेश्चंस दे, जो भी वो डाटा दे, आपको क्वेश्चन सॉल्व ऐसा ही करना है। ठीक है, समझे कि नहीं? ओ बबुआ समझे कि नहीं? बोलो समझ गए ना? ठीक है। सो ओवरऑल वो कुछ भी दे, आपको मोल फ्रैक्शन बस इतना समझ, जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लो, डिवाइड बाय टोटल, मतलब पूरा सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स, बस खत्म। और नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को जोड़ के जो पूरा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है वो हम 1 लेके चलते हैं, वो हम मान के चल रहे हैं वो 1 होगा। तो किसी का भी मोल फ्रैक्शन दे देगा तो आप उसको माइनस करके सोल्यूट का दिया सॉल्वेंट निकालो, सॉल्वेंट का दिया सोल्यूट का निकालो, बात खत्म। अब यहां पर अगर उसने आपको बोल दिया कि भाई देखो सॉल्वेंट का ना इतना वेट है, आप मुझे ये बता दो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा। तो आप उसने सॉल्वेंट का आपको वेट दे दिया, सॉल्वेंट का आपको पता है क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, वहां से नंबर ऑफ मोल्स आपको निकाल लेना है सॉल्वेंट का, वो आ जाएगा बहुत आसानी से। अब जो डाटा आपको गिवन है, दो चीज पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वो पुट करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आसानी से आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ना इसी क्वेश्चन को वो लोग मोलैरिटी में भी ट्रिक कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया, ठीक है, अब वो यहां से आपसे मोलैरिटी भी पूछ सकते हैं, आराम से पूछ लेंगे, बिल्कुल ठीक है, पूछ सकते हैं। क्योंकि मोलैरिटी में क्या चाहिए आपको, मोलैरिटी निकालने के लिए मान लो अभी उसने, जैसे हमने क्वेश्चन में निकाला ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाला, मान लो अभी सॉल्वेंट का निकाला, मान लो हम सोल्यूट का निकालते हैं, मान लो उसका भी आंसर 15 मोल आ रहा है आपका। अब वो मोलैरिटी पूछ लेगा आपसे, तो क्या करोगे आप यहाँ पर? तो मोलैरिटी का सिंपल क्या मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वही तो मोलैरिटी है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो हमें ये देखना होगा। अभी तक हमें वॉल्यूम नहीं पता था, समझना इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना। अभी जो सवाल हमने किया ना वो डेस्क अपने सामने रख लो। मान लो इस सवाल में वॉल्यूम नहीं बताया भाई, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था कितना नहीं बताया उसने। मान लो अगर वो बोल देता है कि जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम है 250 ml, ओके, जस्ट सपोज 250 ml इसका है वॉल्यूम, मतलब हमने जो नंबर ऑफ मोल्स निकाला है सोल्यूट का, मान लो 15 मोल ही आया, वो सोल्यूट का आया, वो 250 ml में है। अब मोलैरिटी क्या बोलती है कि 1000 ml में कितना होना चाहिए, तो जब 250 ml में 15 है तो 1000 ml में कितना होगा, वी नो डेट, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसका आंसर कितना आएगा वो आप मुझे नीचे बताना होगा आपको कमेंट करके, ठीक है, मैं आपके आंसर्स का इंतजार करूंगा। और ये मैं इतना दिमाग आपको इसलिए खोलने पे जोर दे रहा हूँ कि दिमाग में अंदर जो भूसा भरा है उसको निकालो, खोलो और समझो कि क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं। ये आपको सुनने में शायद टफ लगा हो, लेकिन जिसको टफ लगा है थोड़ा सा पीछे एक बार और देख लेना, जिसको ईजी लगा है वेल एंड गुड, क्योंकि आसान है सवाल, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा, इजी हो जाएगा, खत्म मामला। ठीक है, चलो आगे चलते। अब हम जाएंगे यहाँ पर, आई होप अब हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं अपने वेपर प्रेशर के ऊपर, जहां पे हम रॉल्स लॉ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि वो बिना मोल फ्रैक्शन के समझ में आता नहीं, तो इसलिए पहले मैंने मोल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर कर दिया। चलते हैं आगे, ओके, चलो वेरी गुड। देखो वेपर प्रेशर क्या बोलता है, at constant temperature the pressure exerted by the vapors of a liquid, the pressure exerted by the, मेरा मार्कर कभी कभी भुला जाता है, थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं उसको, ठीक है। the pressure of a liquid on its surface when they are in equilibrium is known as vapor pressure, when they are in equilibrium is known as vapor pressure, ठीक है। ये क्या बोल रहा है भाई, वेपर प्रेशर क्या हुआ, जब टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर हम बढ़ा नहीं रहे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस व्हेन दे आर इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये वही वाला एग्जांपल है जो एग्जांपल मैंने आपको वो दिया था, जो टेम्परेचर का एग्जांपल लेके, जैसे मान लो मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरा पूरा गैस फिक्स है, मतलब ठीक है, सिर्फ गैस भी है, ओके, ये लिक्विड है, इसको लिक्विड समझो, लिक्विड है अभी मेरे पास, ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से अब वो वेपर बनना शुरू हो रहे हैं, ओके, ये वेपर बनना शुरू हो रहे हैं, और मान लो बाहर से गैस है, वो यहाँ पर एनी हाउ अंदर आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पास जगह नहीं, टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वही केस बनेगा। एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे अंदर आता है, जैसे ही वो अंदर आएगा ना, तो इसके अंदर में जो लिक्विड था वो वेपराइज होके ऊपर निकल जाएगा, सिंपल। एक गैस का मॉलिक्यूल था हमारे पास जो वेपर बन के यहाँ अंदर, जो लिक्विड बन के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, तो
तो जब ये गैस से लिक्विड बनेगा तो ओवरऑल उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी लेगा आसपास के इन्वायरमेंट से। लेकिन ये जो सिस्टम हमने बना रखा है जिसमें वो एंटर करना चाह रहा है उसमें कुछ भी चेंज हम नहीं कर सकते, ना ही वो करेगा। तो वो जबरदस्ती यहाँ घुस रहा है, वो घुस गया अंदर जबरदस्ती, लेकिन जिस जगह पे वो घुसेगा उस जगह से एक मॉलिक्यूल लिक्विड का निकल के बाहर निकल जाएगा और वो फिर वेपराइज हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम का केस बनता है, जितना भी अंदर आ जाए उतना ही बाहर जाएगा। तो ये क्या होता है, सरफेस पे सिर्फ मामला होता है कि सरफेस वाले पे यहाँ पर ये मामला होता है। तो ये इक्विलिब्रियम पता है क्या बोला जा रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर द प्रेशर एक्साइटेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड ऑन इट सरफेस। तो सरफेस पे जो लिक्विड का जो वेपर है, ये पूरा लिक्विड था, इसका वेपर जो भी अपने सरफेस पे जो प्रेशर डाल रहा है पूरा सरफेस को मेंटेन करने के लिए कि भाई जो भी अगर एक्स्ट्रा अंदर आ रहा है तो उसको बाहर निकालो, ये हमारा वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। और सिंपल भाषा में तो लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि जो वेपर्स होता है, तो वेपर मान लो एक बर्तन आपने ले लो, उसमें वेपर बना लो, भाप बना लो, तो भाप के द्वारा उस बर्तन के चारों तरफ जो दीवार लगाई जा रहा प्रेशर तो वो है, लेकिन वो उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आपको समझना है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रही है, जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है। क्लियर है? चलो आगे देखो। अब यहाँ पे आता है हमारा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए solution at a constant temperature is equal to the vapor pressure of pure constituent multiplied by mole fraction of that constituent in the solution। बड़ा अजीब लगा ना पढ़ के सुन के, क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया सर, ऐसे ऐसे ही लोग बोल देता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, ऐसे थोड़ी चलेगा, है कि नहीं। वो बोल रहे हैं भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी, किसी भी आपको देखो, अब अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पार्शियल है, यहाँ पार्शियल प्रेशर का बात हम कर रहे हैं, मतलब पूरा एक कंटेनर है मेरे पास, मान लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बोले ना, तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्वेंट अपना प्रेशर लगा रहा होगा पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी बी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ, लिखो ये सब कमेंट में अभी का अभी लिखो, पी ए मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी बी मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पूरा का पूरा अभी लिखो कमेंट में, अभी एकदम जरूरी है। लाइव क्लास होता तो मैं भी चैट में सबसे लिखवाता। तो हमें ये पता करना है भाई पी ए लग कितना रहा है, मतलब सिर्फ इसके द्वारा कितना प्रेशर लग रहा है। उन्होंने सिंपल भाषा में बोला है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, यानी कि जिसका भी आप निकाल रहे हो, तो आप उसका मोल फ्रैक्शन लो, ओके, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ उसका पार्शियल प्रेशर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो जाए। नहीं, एक मिनट, टोटल प्रेशर से टू द वेपर प्रेशर ऑफ द इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन। The partial pressure of any volatile constituent of a solution at constant temperature is equal to the vapor pressure of pure constituent multiplied by the mole fraction of that constituent in। Okay, ठीक है, हाँ। ओके, अच्छा, प्योर वेपर प्रेशर यहाँ पे लेना होगा ना, जो प्योर वेपर प्रेशर है ओरिजिनल में, ओरिजिनल वेपर प्रेशर है कितना, उसके द्वारा जो एग्जैक्ट, तो वो डाटा से पता चलता है आपको, वो आपको एग्जाम मतलब सवाल में निकालना भी नहीं। अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो इज इक्वल टू बोलते सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो उसका प्योर वेपर प्रेशर से। इसका प्योर वेपर प्रेशर को हम 0 से डिनोट कर रहा हूं मैं, और कहीं आपको कोई और भी सिंबल मिल सकता है, पी ए, पी नॉट ए, ठीक है। इसको अगर 0 छोटा सा ऊपर या नीचे लिखते हैं ना, उसको नॉट पढ़ते हैं। 0 लिखा हमने छोटा सा, सब ऊपर नीचे सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट में, तो उसको नॉट पढ़ा जाता है, NOUGHT, नॉट, खत्म। पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पार्शियल प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। और अगर आपको पीबी निकालना है तो पीबी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे पी ए प्लस पीबी, तो यहां से आपके पास आ जाएगा ओवरऑल टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे अब आप सिंबल्स आप समझ सकते हो, आ जाओ आप सिंबल हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, देखो तो फॉर लिक्विड सॉल्यूशन में Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। Na मतलब हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Pa और Pb हमारा क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में डैश भी हमने दे रखा है, तो आप डैश दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा मत दो, कितना डिफरेंट सिंबल यूज करोगे। बट एक याद रखना, Pa Pb पार्शियल प्रेशर और Pa नॉट और Pb नॉट ये आपका प्योर वेपर प्रेशर है, जो आपको डाटा
एज पर द एक्सपेरिमेंट आपको सवाल में गिवन रहेगा। और तो हमें अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ले लो इनटू प्योर वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो। अब इस चीज को हम तोड़ भी सकते हैं भाई, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे मतलब उसका नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये तभी हमने देख लिया, तो ये हमारा एक फॉर्मूला ये भी बनता है। अगर हम टोटल प्रेशर निकालने जाएंगे पीटी टोटल प्रेशर, तो दोनों पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखना टोटल प्रेशर का हमारा यही आता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास इक्वेशंस बन रहे होते हैं। वहां पे जैसे पीएस लिखा है, पीएस हटाओ, पीटी लिखता हूँ टोटल प्रेशर को, ठीक है। पीटी इज इक्वल टू हमारा हो गया पी ए प्लस पीबी। अब अगर मुझे यहाँ पी ए, तो पी ए का क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्लस पीबी में क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये हो गया खत्म। अब इसमें हम और भी एक लाइन जा सकते हैं हम भाई, एक्स ए जो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो ए है उसको तोड़ के भी तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। तो ये अलग अलग शकल बता रहा हूँ, देख के डरना नहीं है, बस ये समझना आपको कि अच्छा ये शकल में भी तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे तो हम इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं। ये जरूरी है समझना आपको, ये समझ गए, चलिए वेरी गुड। इसको तीनों फॉर्मूला को हम डब्बा में बंद करेंगे, और डब्बा में बंद करने के साथ साथ इसको एक और जगह आपको बंद करना, बोलो कहां, कहां बोलो, अपने दिल और दिमाग में, ठीक है। कहां बंद करोगे, इसको आपको दिल और दिमाग में बंद करना है, दिल और दिमाग, ठीक है। दिल और दिमाग में इसको आप बंद कर लेना, बहुत जरूरी है ना। ऐसे आपने बहुत किसी को अपने दिल दिमाग में बंद कर ही रखा है, बहुत किसी को नहीं भी तो कोई ना कोई स्पेशल पर्सन तो होगा ही आपका जिसको आपने अपने दिलो दिमाग में बंद कर लिया होगा। तो इसको भी आपको दिलो दिमाग में बंद करना, और खास तौर से दिल में करना है। थोड़ा सा जगह दे देना, मुझे पता है ऐसे मुश्किल है आपके लिए, आपने ऑलरेडी दिल में जगह दे रखा है किसी न किसी को, तो फिर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दे दोगे ना। हाय चेहरे की मुस्कान तो देखो, ये सब बातों में तो बड़ा मजा आता है तुम लोगों को। खैर ये इंपॉर्टेंट से, ये सब आगे देखना। अब बाकी देखो रॉल्स लॉ इन एक्शन, मतलब अभी इसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा, बनाते हैं। फिलहाल इतना मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। अब यहाँ पर ना ग्राफ बनता है कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्राफ बनता हमने देख रखा है, एक वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो टोटल प्रेशर हमने यहाँ पे ग्राफ जो बनाया वो दो तरीके का बनाया है, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है और एक पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन, यहाँ देखो नीचे में देखना, ये वाला जो स्टार्ट है इस तरफ वाला, यहाँ पे एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ग्राफ में तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है बढ़ता जाएगा, यानी कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है यहाँ पर, जैसे, और एक्स बी जो आपका सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपका घट रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये है। ओके, एक से यहाँ पर घट रहा है, एक से 0 से 1 तक जा रहा है, ये आपका 1 से 0 तक जा रहा है। और ऊपर की तरफ हमने y एक्सिस में क्या कर रखा है, वेपर प्रेशर को प्लॉट किया है। तो इस तरीके से हमें एक सुंदर सा ग्राफ मिलता है। हमें इस ग्राफ से बस इतना समझना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना आपको। यहाँ से हमें दिख रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ए आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ चला जा रहा है बबुआ, वो कहाँ जा रहा है, ऊपर ज्यादा है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से बड़ा है। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों को जोड़ने से एक स्ट्रेट लाइन मिलता है हमें, जो कि हमें टोटल प्रेशर देता है। ये वाला पॉइंट था, ठीक है, ये वाला और ये वाला पॉइंट, दोनों को हमने जोड़ दिया, हमें टोटल प्रेशर मिल गया। किताब में देखोगे तो ये लाइन थोड़ा सा इस तरीके से कर्व भी मिल सकती है आपको, बट उतना कर्व भी नहीं रहता है, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन ही इक्वेशन बनता है ये। तो स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इतना बस आपको समझ लेना है, बस ज्यादा इसमें ग्राफ में आपको नहीं दिमाग लगाना है। अभी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ग्राफ के वो आगे बताऊंगा, बस ग्राफ में इतना समझ लो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो हो ही जाएगा आपका। रॉल्स लॉ इन एक्शंस की हम बात करें, देखो यहाँ बनाए लेकिन इसको बना के दिखाएंगे आपको। 1 मोल बोला, 1 मोल हेप्टेन ले लेना है आपका, उसका आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ओके, प्योर वेपर प्रेशर जो होगा ना वो सवाल में गिवन रहेगा, वही मैं बोल रहा हूँ आपको हमेशा से। ये जो दिया है कौन सा दिया है, जो हमने पी नॉट माना था, अगर ये सोल्यूट होगा तो पीबी हो जाएगा, और अगर सॉल्वेंट होगा तो पी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, इसको मिक्स किसके साथ किया है, विथ 4 मोल ऑक्टेन, उसका वेपर प्रेशर है 31 मिलीमीटर mm। अब फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पूरा सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब टोटल।
तो टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, दोनों का पहले अलग अलग निकालना होगा, तो आओ निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल के लिए आपको क्या चाहिए, देखो टोटल अगर हम निकालेंगे पीटी, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आ जाओ, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप निकालोगे तो इसके लिए अभी हमने देखा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो दिया, जो क्वांटिटी कम है वही आपका क्या होगा, 1 मोल हेप्टेन लिया है तो वो सॉल्यूट हो गया, मतलब पीबी आपको कितना गिवन है, वो 92 गिवन है और उधर आपको 31 गिवन है। तो इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, एक साथ जोड़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा ना। एक काम करो, इन लोगों को अलग अलग ही निकालते हैं। ठीक है, पहले हम ये निकालते हैं, पहले क्या निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं पी ए। तो कितना आएगा ये आपका एक्स ए पी जीरो ए, और ये हमें गिवन है सवाल में, सॉल्वेंट वाला गिवन है 31, तो 31 ले लेते हैं इसको। और एक्स ए का जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी लिख देंगे। ये 31 है हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपको किसका चाहिए, सॉल्वेंट का, तो इसका अच्छा नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है 4, और तो इसका 4 गिवन है और सॉल्यूट का 1 गिवन है, तो अच्छी बात है, ये हमारा कहानी काम आसान हो गया। तो ऊपर हुआ 4 इंटू 31 डिवाइड बाई 5, देखो नंबर ऑफ मोल्स ही गिवन है ना। ठीक है, तो अभी मत काटो, इतना ही रहने दो इसको, 4 इंटू 31, इधर चलते हैं दूसरा निकालते हैं, पहले पीबी निकाल लेना। तो एक्स बी इंटू पी नॉट बी, तो यहां पर जो वैल्यू दिया हुआ है पीबी का वो आपको दिया है 92। ठीक है, तो एक्स बी जो आपका है ये कितना हो गया आपका, ये हम निकाल लेना, वही सेम फॉर्मूला एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। अरे यार कभी कभी बहुत ज्यादा ही अजीब लिखा जाता है। अगेन एन बी का वैल्यू कितना है 1, नीचे जोड़ के 5 ही आएगा, वो चेंज नहीं होने वाला है 92। अब इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें कितना मिल रहा है 92/5, यहाँ देखो 5 दोनों है नीचे में ना, इसलिए बोला मत काटो, अभी 5 को एलसीएम लेने में आसानी होगा, तो 5 को एलसीएम लेके हम अपना कैलकुलेशन इजी करेंगे। आ जाओ, अब पीटी निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देना, मतलब 4 इंटू 31 कितना ही हो जाएगा, ऐड करके लिख लेते हैं यहाँ पर, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मल्टीप्लाई इतना आएगा, और प्लस 92/5, 5 एलसीएम ले लो, दोनों का ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4 2 6, 9 2 11 का 1 1 1 2, 216/5 आ रहा है। अब ये 216/5 प्रॉपर तो नहीं कटेगा, इसको हमें जो भी है देखना होगा, डेसिमल में आएगा ये आपका। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ एच जी में आएगा ये आपको, तो देखते हैं काट के हम साइड में जाके, 5 और 216, 5 चौके 20 होता है, काट दो, एक बचेगा, एक उतार लेना, 16 होगा, 16 तो नहीं जाएगा, 5 तिया 15 जाएगा, काट दो, और एक बचा, इसको पॉइंट दे देना 2, यहाँ पे 0, 5 दूना 10, खत्म। तो 43.2 आपका यहाँ पर आएगा टोटल प्रेशर, मिलीमीटर ऑफ एच जी। ओके, 43.2 मिलीमीटर ऑफ एच जी आपका यहाँ पर आएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, चलो उतार लो इसको, मैं 2 मिनट समय दे रहा हूं, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूं, आप इसको उतार लो, फिर हम चलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पास। हो गया ना, चलो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, और यहाँ पे
न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे भी होता है, बट आसान आसान सा क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। आओ देखते हैं, तो आ जाओ। पहला तो ये समझते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। सो दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा इन अ गिवन सॉल्यूशन, और द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि कौन कौन है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को कम करना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेंज कर दिया तो वो भी हमारा चेंज हो जाएगा, तो उस तरह का प्रॉपर्टीज को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक कंटेनर है, मेरे पास एक मस्त सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलने का मतलब है यहाँ पर देखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलने का मतलब दोनों है यहाँ पर। ठीक है, या तो तुम सोल्यूट चेंज करो या सॉल्वेंट चेंज करो, उसको फर्क पड़ेगा। और क्या बोला है यहाँ पर, एक और चीज ध्यान देना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम, इट मींस वॉल्यूम कांस्टेंट रखने की बात हो रही है। गिवन वॉल्यूम मतलब ये कांस्टेंट की तरफ इशारा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है आपके पास और उसमें आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज किया, मान लो सोल्यूट आपने चेंज कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलने मतलब मोल भी हो सकता है कि आपका पहले मोल कुछ और था, फिर बाद में मोल कुछ और हो गया, पहले 2 मोल था फिर 4 मोल हो गया। ठीक है, तो आपने चेंज किया, तो इस तरीके से इसको चेंज करने से सॉल्यूशन का कुछ कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले आता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा अगर पार्टिकल्स चेंज होगा तो। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी चेंज होगा तो वो बढ़ जाएगा बेसिकली। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंज होगा, कैसा चेंज होगा, वो घटने लगेगा, डिप्रेशन का मतलब है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक अलग चीज है, वो लास्ट में हम चेक करेंगे। ओके, बट एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, ये ध्यान देना बबुआ, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ब्लैक कलर से अगर हम हाईलाइट कर सके तो इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, एक डब्बा बनाते हैं इसके लिए। हाँ, उस डब्बे के अंदर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखना, मजेदार तरीके से एक डब्बा बनाएंगे। अरे सर ये कैसा डब्बा है सर, ये डब्बा तो ऐसा डब्बा है कि डब्बा डब्बा चब्बा हो जाएगा, इसमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं सर, ऐसा कैसा डब्बा हो रहा है। अरे टेंशन ना लो रे बाबा, अभी मैं उस डब्बे का सारा अब्बा डब्बा चब्बा निकाल दूंगा, उसमें हम कुछ रखेंगे नहीं, खाली कर देंगे, और उसका आउटलाइन को थोड़ा सा मैं मोटा करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, थोड़ा सा सेहत दिलाएगा उसको। हाँ, उसके बाद देखो इसको हम लाएंगे पकड़ के इधर, ये वाला जो लाइन है ये देखना ध्यान से कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ गया भाई, ये फिगर मेरा कहीं है। ओके, ये कहीं तो चला गया है, कोई बात नहीं, आ जाओ वापस। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या बोला हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल से भाई मोल्स भी हो सकता है ना, सोल्यूट का मोल्स या फिर मोल फ्रैक्शन। मेनली किस पे डिपेंड करेगा, सोल्यूट पे, क्योंकि सोल्यूट को ही हम ज्यादा चेंज करते हैं, सॉल्वेंट को उतना छेड़ते नहीं है। तो सोल्यूट को हम चेंज करेंगे तो यहां पर चेंज होगा। आ जाओ, क्या क्या चेंज होगा, कैसे कैसे चेंज होगा वो समझते हैं। जैसे आगे क्या बोला, इक्वी मोलर सॉल्यूशंस। इक्वी मोलर मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोलैलिटी सेम। ओके, मोलल, मोलल मतलब मोलैलिटी। सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैव द सेम वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर इक्वी मोलर सॉल्यूशन होगा, भले ही डिफरेंट सब्सटेंस का हो, लेकिन वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, मतलब भाप बन के उड़ ना जाए कहीं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूटे नहीं, तो उनके पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा सभी के अराउंड सेम होगा। ये हमारा नॉन वोलेटाइल में ऐड होगा, चलेगा। जैसे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, द सॉल्वेंट्स वेपर प्रेशर इज लोवर्ड बिकॉज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, घट जाता है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो ये पॉइंट्स आप एक बार रीड कर लेना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मैं आगे चलता हूं, फिलहाल यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आइए पढ़ते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। आ जाओ। अच्छा, पहले एलिवेशन है, नहीं एलिवेशन पहले नहीं होना चाहिए था। अरे ये लोअरिंग, अच्छा लोअरिंग वेपर प्रेशर तो यहीं पर है मेरा, ठीक है यहीं पर है।
ओके खैर ठीक है, इसको बाद में देखते हैं डिटेल में, पहले यहाँ चर्चा करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक जो पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है वो हम बाद में बताता हूँ मैं आपको, पहले यहाँ पे आ जाओ। बोलते बॉइलिंग पॉइंट इज व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आपका वेपर प्रेशर हमारा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटीएम के बराबर हो जाता है, देन एडिंग अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डिक्रीजेस वेपर प्रेशर, अगर उसमें आप एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को डाल दोगे तो वेपर प्रेशर जो है आपका वो क्या करेगा, वो वेपर प्रेशर को घटा देगा। सो हायर टेम्परेचर इज नीडेड टू बॉयल, सो अब उसको और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। सिंपल सी बात थी यार, देखो एक यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन था यहाँ पे मस्त, अब ये मतलब वेपर स्टेट में इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर है जो जा रहा है, लेकिन इसका वेपर प्रेशर ना क्या हुआ, बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दोनों सेम प्रेशर ही लगा रहा है। अब इस केस में अगर मैं यहाँ पे एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दूं जो भाप जल्दी बनेगा नहीं, मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल देता हूँ, तो उससे क्या होगा, छोटा छोटा मैंने डाल दिया इस तरीके से, तो ये क्या होगा भैया, एक ही काम होगा कि अब अगर मुझे इसको बॉईल करना है तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ऑलरेडी इसका वेपर प्रेशर हो चुका है, और इस केस में मैंने एक नॉन वोलेटाइल टाइप का सोल्यूशन सॉल्यूट इसमें डाल दिया है जो कि टाइम लेगा बॉईल होने में, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, तो इस केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसलिए देखो डेल्टा टीबी यहाँ पे, मतलब डेल्टा टीबी का मतलब वही है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हम यहाँ निकालते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पे साइन आता है, यहाँ पे पी नॉट आपका प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये सब सिंबल्स हमें ध्यान देना है, और ये टेम्परेचर का मामला यहाँ पर टी नॉट ओरिजिनल समझ लो, टीबी कितना चेंज हो रहा है वो सब चीजें। केबी क्या है आपका, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ, बोलो 1000 ग्राम ऑफ वाटर, सिंपल, या फिर कोई भी 1000 ग्राम ऑफ ये ले लो आप सॉल्यूशन सॉल्वेंट ले लो, तो केबी जो यहाँ पे कांस्टेंट है, आपको बस ये वाला फॉर्मूला पे मेन फोकस करना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, आप यहां से ही निकाल सकते हो, फिर इस केबी का क्या वैल्यू है वो सब भी देखते हैं अभी। तो डेल्टा टीबी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा टीबी का मतलब क्या है आपका, नहीं डेल्टा टीबी मतलब चेंज इन टेम्परेचर को बताएगा ये, ठीक है, डेल्टा टीबी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ, क्योंकि भैया टेम्परेचर ही तो चेंज करेंगे ना, पहले कुछ और कम टेम्परेचर लग रहा था, अब ज्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, तो कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इज इक्वल टू केबी से, ये एक तरह का कांस्टेंट होता है इनटू एम, तो केबी हमें ये बताता है कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट, जब 1 मोल सोल्यूट को हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, मतलब 1 केजी हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है उसमें हम 1 मोल सोल्यूट को अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा एलिवेशन पॉइंट कितना बढ़ जाएगा वो हमें केबी बताता है, और इनटू स्मॉल एम, एम है हमारा यहाँ पे मोलैलिटी है। क्लियर है, बात खत्म, ठीक है, स्मॉल एम मोलैलिटी, केबी क्या बता रहा है कि भाई अगर आप 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सोल्यूट ऐड करोगे तो क्या चेंज हो सकता है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखना यहाँ फॉर्मूला बनेगा, केबी निकालने का अलग सा फॉर्मूला हमने निकाला भाई, टीबी निकालने का अलग सा फॉर्मूला बनाया है, ये आपको देखना है। डेरिवेशंस मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि डेरिवेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, आप जिस एग्जाम को टारगेट करो बस शॉर्ट है। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है मतलब केबी इंटू डब्ल्यू, क्योंकि मोलैलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, तो एम को हटा के हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दिया। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो ये ना इसी को हमने तोड़ा है बस, और कुछ नहीं। अगर हमें डेल्टा टीबी निकालना भाई ओवरऑल कितना टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, केबी तो हमारे पास है ही है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, ओके, इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट, माने कि गिवन वेट जो पूरा सॉल्यूशन का वेट है, ठीक है। अब सिर्फ अगर मैं W लिख रहा हूं तो समझ जाना ये सिर्फ सॉल्यूशन का वेट है, या फिर आप अपने समझने के लिए केजी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप इसको केजी कर लो क्योंकि हमें बेसिकली केजी में चाहिए होता है, ठीक है, या केजी ने ग्राम में भी हम यहाँ ले सकते हैं अपना एज पर मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, हम यहाँ ग्राम में भी ले सकते हैं, ये चीज आपको समझ के चलनी है। अब बात आता है सर केबी, तो केबी निकालने का देखो एक शॉर्टकट है हमारे पास, डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट उसको याद रखो, आपको फील आएगा उस पर, आ जाओ, वो पेज नहीं भाई दूसरे पेज में जाना है। केबी इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, आर टीबी का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 एल, एल वी मतलब वो वॉल्यूम, बेसिकली 1000 लीटर, 1000 लीटर नहीं, एल यहाँ पे क्या कर रहा है,
ओके। अरे ठीक है, एक चीज का मुझे एक कंफ्यूजन इस केबी वाले फॉर्मूले में, इसको तुम थोड़ा सा लिख के रख लो, अभी मैं बता दूंगा आगे क्या एग्जैक्ट यहाँ पर इसका मतलब है। आरटीबी ठीक है, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमारा 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है। ओके, और अगर उसको हमें एनर्जी मिलेंगे तो 8.314 होता है वो। ठीक है, टीवी यहाँ पर कितना टेम्परेचर हमने दिया है अपनी तरफ से, वो टेम्परेचर की हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन एलवी मुझे याद नहीं आ रहा यार, ये किस चीज का सिंबल है, मैंने किसके लिए लिखा था, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा क्या करता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा सिंबल में चेंज कर देता हूँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है किस चीज का सिंबल है वो। खैर ठीक है, कोई नहीं, मैं आगे बताता हूँ आपको। फिलहाल आपको समझ में आ चुका होगा ये है क्या। अब बाकी आप डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट समझ लो कि फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे कम कैसे हो जाता है। जैसे कि हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो अब हमें और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है बॉईल करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स हैव द सेम वेपर प्रेशर। व्हेन freezing point is when solid and liquid states have the same vapor pressure, so adding a solute lowers the vapor pressure causing the solution to freeze at a lower temperature। जाहिर सी बात है, देखो जब उसको ये एकदम उल्टा हुआ बॉइलिंग पॉइंट का, जब हमें बॉईल करने में ज्यादा मेहनत लग रहा है तो वो फ्रीज करने में कम टाइम लगेगा। ओके, तो जैसा हमने क्या देखा कि भाई आ जाओ थोड़ा सामने आके बात कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज, है ना। आमने सामने बात करते हैं। तो हमने भी जस्ट एग्जांपल, भाई मेरे पास पानी जो है यहाँ पे, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ नॉन वोलेटाइल चीज डाल दी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास कुछ खाने की चीजें हैं, कहीं से तो मिली थी, तो एग्जाम्पल के लिए कुछ भी चलता है, ठीक है। मान लो ये है नॉन वोलेटाइल कुछ चीजें, यहाँ पर हमने इसको इसमें डाल दिया। अब इसका अपना एक बॉइलिंग पॉइंट पहले से था, फिक्स है, और लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर बाहर के वेपर प्रेशर से बराबर है। अब यहाँ से ये बाहर नहीं निकल रहा, ना ही वो निकलने दे रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा और डाल दिया एक्स्ट्रा मटेरियल, ठीक है। क्या हुआ, इसके जाने से इसमें, अब इसको हमें अगर बॉईल करना है तो इसको टेम्परेचर पहले जितना लग रहा था, मान लो पहले 25 डिग्री लग रहा था, अब 30 डिग्री लगेगा। ये जो 5 डिग्री जो बढ़ा, इसको ही बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यही सेम केस उल्टा लेते हैं, अगर मुझे इस चीज को बॉईल करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उल्टा होगा, फ्रीज करने में कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ा है एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने से, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल तो खा सकते हैं कि नहीं बताओ, हाँ यार खाने की चीजें खा सकते हैं, चलेगा, ठीक है, ओके। तो अब मैं ये बोल रहा था आपको कि डेल्टा टीबी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ, डेल्टा टीएफ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम है। एम वहां पे मोलालिटी है, जो हमें ये बताता है कि अगर 1 केजी मेरे पास सॉल्वेंट है तो उसमें 1 ग्राम सोल्यूट अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वो मोलालिटी पे डिपेंड करेगा। ओके, मोलालिटी वाला चीज है वो, ठीक है। केबी एक कांस्टेंट है यहाँ पर बेसिकली, तो केबी का फॉर्मूला हमारा आरटीबी ठीक है, लेकिन एलवी के बारे में थोड़ा सा भूल गया हूँ, बता दूंगा। एक काम कर लेना, कमेंट चेक कर लेना इस वीडियो के नीचे, पिन कमेंट पे ना मैं उस चीज को ऐड कर दूंगा, वो एग्जैक्ट क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। सेम उस तरीके से टीएफ का फॉर्मूला बनेगा आपका। तो अगर हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, डेल्टा टीएफ निकालना होगा, अभी मैं दिखा दूंगा। अभी तो आपने देखा ही होगा स्क्रीन पे, अगर आप डेल्टा टीएफ निकालोगे तो वो इज इक्वल टू के एफ इंटू एम आएगा। तो वहां पे भी एम जो स्मॉल एम है वो मोलैलिटी ही है आपका, ठीक है। वो वही बता रहा है कि अगर 1 मोल आपने सोल्यूट ऐड किया 1 केजी सॉल्वेंट में तो कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और के एफ क्या है, के एफ इज द आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ओके। वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है यहाँ पर, के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो के एफ निकालने का यहाँ पे बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 0.002 टीएफ का स्क्वायर होता है, मतलब टीएफ वो तो कितना टेम्परेचर कम हुआ वो आपको बताना, उसका स्क्वायर करेंगे अब। लेकिन एलएफ यहाँ पे मुझे वो भी याद नहीं आ रहा कि एलएफ का मतलब क्या है, एलवी और एलएफ का मतलब भूल गया हूँ, पिन कमेंट चेक करके उसको देख लेना एक बार, ओके। चलो फिलहाल एक काम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन में लेके आया हूं। तो ये जो एग्जाम्पल क्वेश्चन हम करेंगे, इस एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूला के बारे में और आइडिया लग जाएगा आपको, और थोड़ा मुझे भी लग जाएगा, मैं भी थोड़ा सा लगता भूल गया ना, क्या पता नहीं। अच्छा उससे पहले एक काम करें, मैं क्वेश्चन तो डिस्कस कर लूंगा, 2-4 टॉपिक्स और बचे, ओके। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिए हमने ना, उसमें एक लास्ट हमारे पास बचा है
ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा वो न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये भी छोड़ो, पहले बना ही लेते हैं, 5 मिनट लगेगा, क्या ही आप भी बोलोगे सर बीच में छोड़ के क्यों जा रहे हो, चलो बना ही लेते हैं उसको। आ जाओ देखो, तो ऑस्मोसिस हम उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेरे पास, है ना, ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल जैसे बोला 0.15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाय 0.216 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द मोलिक्यूलर वेट। तो वो आपसे मोलिक्यूलर वेट पूछा है। देखो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को ना हम बाहर लेके आते हैं और अलग पेज में, वहां से हम इसको बनाएंगे। तो मैं ये वाले क्वेश्चन को यहां से उठाता हूं, इतना ठीक है, और यहाँ पे एक हम नया पेज लेके आते हैं अपने घर और खानदान में। चलो तो ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनाते हैं। ये बोला 0.15 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 15 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेना। हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है 0.15 ग्राम, चलिए अच्छी बात है। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दे दिया है 15 ग्राम, 15 ग्राम में डाला है एट अ टेम्परेचर हायर बाय 0.216 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना टेम्परेचर बढ़ा है वो बोल रहा है 0.216, यानी कि डेल्टा टीवी का वैल्यू भी हमको दे दिया। डेल्टा टीवी वही है, कितना चेंज हुआ भाई वो बताओ। तो चेंज यही हुआ उसका 0.216 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पूछा है व्हाट इज द मोलिक्यूलर वेट, और देखो केबी का वैल्यू भी आपको दे दिया। केबी और केएफ एक तरह का कांस्टेंट, उसका वैल्यू आपको गिवन रहेगा सवाल में, उसके लिए आपको ऐसे टेंशन लेना भी नहीं है, वो कभी निकालने बोलता भी नहीं है ऐसे। ठीक है, सवाल यही था हमारे पास। ओके सही उठाया हमने। हमसे मोलिकुलर वेट पूछा है, तो आपको क्या लगता है किसका मोलिकुलर वेट पूछा होगा वो? जाहिर सी बात है आपसे वो मोलिकुलर वेट किसका पूछ रहा है, सॉल्यूट का, तो वो आपको पता करना है। सो वी नो, हमें क्या पता है, हमें कुछ नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि एग्जाम करीब है और तैयारी बस चल रही है अच्छे से, है ना। तो वी नो, हमें पता है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है के बी इंटू एम, ये होता है। ओके, तो डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना दे दिया आपको, 0.216 दिया हुआ इंटू के बी, उसका वैल्यू है आपके पास यहाँ पे इक्वल टू होगा, इक्वल टू, हटाओ पूरा ही हटा दो, 0.216 इज इक्वल टू 2.16 इंटू एम। तो पहले तो एम इज इक्वल टू निकालो, कितना आएगा आपके पास 0.216 डिवाइड बाई 2.16। देखो यहाँ पे डिसमल का खेल है, बाकी ऊपर नीचे नंबर सेम ही है, तो एक काम करना है यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ऊपर देखो 0 पॉइंट डिसमल के बाद ना 10 डिजिट है, तो उसको हटा के नीचे 1000 दे दो और नीचे वाला को हटा के ऊपर यहाँ पे 100 चला जाएगा। तो ये 216 खत्म, 100 से 100 खत्म, आपको यहाँ से मोलैरिटी का वैल्यू मिल गया 10। अब आपको पता है मोलैरिटी क्या होता है, सॉरी मोलैरिटी बोल रहा हूँ, मोलैलिटी है ये। मोलैलिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइड बाई बोलो डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेट कैसे मिलेगा, आराम से मिल जाएगा। सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दो, 15 प्लस जोड़ दो 15 प्लस 0.15, तो ये हो गया आपके पास 0.15, खत्म। तो अब डब्ल्यू भी आपको गिवन है कितना, 0.15 इंटू 1000 एंड देन यहाँ पर मोलिकुलर वेट ऑफ बी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये निकल जाएगा। और ये 15 प्लस आप कर रहे हो, मतलब ये हो जाएगा 15.05 इज इक्वल टू 100। ठीक है, सही 100 नहीं है, इज इक्वल टू 10, क्योंकि उधर 10 है मेरे पास। तो ये वाला जो डिसमल था और ये वाला जो डिसमल है हम काट सकते हैं, क्योंकि दोनों के बाद 2 डिजिट है। तो ऊपर बचा 15 इंटू 1000, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल ऊपर हो जाएगा 15,000 और डिवाइड बाई एम बी, यहाँ पर हो गया आपका ये प्लस 1505 इज इक्वल टू 10। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 10 इधर आ जाएगा, तो 10 MB मोलिक्यूलर मास इज इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास, अच्छा इक्वल टू क्या, अभी इसमें तो एक और 1505 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, प्लस ये 15,050 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू ये 15,000 हो गया। अब इस 15,000 को हम 15,050 जो इसको हम इधर तो भेजेंगे थोड़ा सा, तो देखते हैं
माइनस में नहीं आ जाएगा ना कहीं, माइनस में आ जाएगा तो गलत होगा, कहीं ना कहीं फिर गलती होगी हमारी कैलकुलेशन में, माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा माइनस में नहीं आएगा, इसको ओवरऑल आप कैलकुलेट करना, तो उधर भेजोगे ना तो ये माइनस होकर आपका 50 बचेगा। ठीक है, ये देखना इसको 50 बचेगा, तो ओवरऑल अभी उधर माइनस करना, ये थोड़ा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ बचेगा आपका 10 MB इज इक्वल टू 50 बचेगा, इसको आप काट देना, तो ये हो गया 5 खत्म। देन मोलिकुलर मास ऑफ, यानी कि मोलिकुलर वेट जो भी सोल्यूट का है वो कितना आया, 5 ग्राम, बस बात खत्म। ऐसे ही बनाना है आपको। जो भी कैलकुलेशन का पार्ट है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट नहीं है, बट टाइम टेकिंग, आपको बस प्रैक्टिस करना होगा। सवाल में केबी हो या फिर केएफ हो, इसका आपको गिवन ही रहेगा। इसी सिमिलरली आप केएफ का जो एग्जांपल है वो देख लेना, उसमें भी आपको देखो थोड़ा सा मैंने कर रखा है, बाकी मोलैलिटी जो एम है उसके लिए तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, करना ही पड़ेगा, वो देख लेना आप। चलो आगे चलिए, वेरी गुड। तो आगे देखते हैं लास्ट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर थोड़ा सा और चीज थ्योरेटिकल चीज डिस्कस करेंगे एंड क्लास हमारा खत्म हो जाएगा। देन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ऑस्मोसिस में, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें ना हम मतलब ये बेसिकली पानी फिल्टर करने का काम होता है। जिससे चलो इसी डायग्राम में समझ लो, देखो यहाँ पे ये रेड कलर देखना अच्छे से। ठीक है, ये हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना रखा है। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसा मेम्ब्रेन जो कुछ खास चीज को पार होने देगा, बाकी चीजों को वो पार होने नहीं देगा, यही उसका एक खासियत है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। तो सेमी परमिएबल का मेम्ब्रेन, इस तरफ में वाटर है, ये हमने वाटर ले रखा है। ओके, और इस साइड में मेरा शुगर है। ठीक है, उसके दूसरे साइड में देखो हमने शुगर ले रखा है, बीच में हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ऊपर में हमने यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा रखा है, थोड़ा सा हमने प्रेशर का गैप किया हुआ है। तो ये क्या बोला कि डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। डाइल्यूट कौन है, वाटर हमारा यहाँ पर डाइल्यूट स्टेट में है, शुगर सॉल्यूशन जो वो कंसंट्रेटेड है, पानी से तो गाढ़ा ही है, तो वाटर से वो शुगर सॉल्यूशन की तरफ ये हमारा मूवमेंट हो रहा है, और इसके लिए हम थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से भी लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारा ये वाला काम होता है, और वाटर से वो पार होगा। लेकिन वाटर से मान लो वाटर के अंदर कुछ चीजें होंगी जो पार नहीं होना चाहिए, तो वो पार नहीं होगा, वो उसको रोक देगा। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है रेड वाला, ये इसी चीज को फिल्टर करेगा, और इसीलिए ये फिल्टर वाला पाइए ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग आरओ जो है रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, इसमें यूज करते हैं। आरओ जो प्यूरिफायर उसमें यूज होता है ये प्रोसेस फिल्टर करने के लिए, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही हम यूज करते हैं, ताकि कुछ लिमिटेड चीजें ही पार होंगी पानी का, और पानी के अंदर अगर कुछ अनवांटेड चीजें जो हमें नहीं चाहिए तो वो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रोक देगा। ओके, और इसमें एक्सटर्नल प्रेशर पे हमें लगाना पड़ता है कई बार। तो सॉल्यूशन एक तरफ होता है और एक तरफ सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता रहता है आपका। द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कई बार हमें रोकना पड़ जाता है, रोकने के लिए हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन वाले साइड पे हम एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। ओके, ताकि हम सॉल्वेंट का फ्लो को रोक पाए, ज्यादा नहीं रोकना, और वो जितना भी हम यहाँ पे देते हैं अपने तरफ से, जो प्रेशर हम लगा रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। इन शॉर्ट इतना समझ, मतलब जो प्रेशर हम लगा रहे हैं एक्सटर्नली उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं, ऐसा मान लो। तो यहाँ पर देखो, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस विच जस्ट स्टॉप द फ्लो सॉरी, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डेवलप हो रहा था, ठीक है, जिसने फ्लो को रोक दिया, सिंपल है, और हम जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं अपनी तरफ से वो इसके बराबर ही हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के। यहां से बहुत सारा लॉ बनता है, जैसे कि बॉयल वेंट हॉफ लॉ होता है ना, वो बोलता है ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और पाई वी कांस्टेंट। गेलुसैक वेंट हॉफ लॉ बोलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो हम लोग दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, ये P फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे जो P है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये P डिनोट कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर को। यहाँ पे देखो, अच्छा सॉरी, P तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यहाँ पाई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। चलो
ये P हमारा नॉर्मल प्रेशर है। तो हम एक चीज जानते हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, और एक चीज हमें और पता है कि प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। दोनों को हमने कंबाइन किया बाय जॉइंट वेरिएशन, तो प्रेशर हमें पता चला कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों के ही यहाँ पर आ रहा है। हमने जब वेरिएशन का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया पाई वी, ठीक है। अब पाई वी को हम एस टी भी बोलते हैं, जो कि जनरल इक्वेशन फॉर एन मोल्स हम करेंगे तो पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी हो जाएगा, सिंपल। आगे देखना, सो एस इज द मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसका वैल्यू ये होता है सेम एज आर। तो यहां पे ये जो हमने इक्वेशन बना रखा है, तो ये हमारे पास P इज इक्वल टू पाई वी ए, मतलब पाई वी कांस्टेंट है ना हमारा यहाँ पर। तो ये जो पाई वी का जो हम बात कर रहे हैं, तो पाई वी क्या है आपका वो दे, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा रुको, अभी लिखाएगा नहीं, तब तक तुम लोग नोट कर सकते हो। तो पाई वी आपका सिंपल है, पाई वी इज इक्वल टू या तो एस टी कर लेना, या फिर अगर एन लगा देंगे तो जैसे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़ा था उसी तरीके से ये। तो पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी हमारा वॉल्यूम है, एस हमारा एक कांस्टेंट है यहाँ पर जो कि मोलर कांस्टेंट है, ठीक है, मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है, और एस है मोलर कांस्टेंट सॉल्यूशन, जिसका वैल्यू जो है देखो सेम एज आर होता है, जो कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में यूनिवर्सल गैस लॉ है ना, उसका एक जो वैल्यू होता है वही 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये आपको ध्यान रखना है, चलेगा, रख लोगे, रखना बहुत जरूरी है। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि केन शुगर है, केन शुगर सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.46 एटीएम एट 300 केल्विन। उसके पास 2.46 है, मतलब 2.46 क्या पाई का वैल्यू उसने दे दिया, T4 उसने टेम्परेचर आपको दे दिया, बोला व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन मतलब जो मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट बोल रहे हैं ना वही निकालने बोल रहा होगा वो, नहीं सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन मतलब C कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी तो स्ट्रेंथ होता आपका। C इज इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो कंसंट्रेशन बोलूं या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलूं, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, समझ के चलिएगा अच्छे से। तो आपको पाई दे दिया, एस का वैल्यू आपको पहले से पता है, टी दे दिया, सी आपको निकालना, सिंपल फॉर्मूला पुट करो आ जाएगा, ठीक है। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि ऐसा दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस जो है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है या फिर कंसंट्रेशन या जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बात खत्म। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत लो होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ सॉल्वेंट नॉट सोल्यूट टू पास, एग्जांपल कॉपर फेरोसाइनाइड। तो कॉपर फेरोसाइनाइड जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो सेमी परमेबल में क्या हम क्या बोला, कुछ सिलेक्टिव चीजों को जाने देगा, सबको जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे मेनली क्या कर रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो आपका सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगा, सॉल्यूट को जाने नहीं देगा, ठीक है। चलो समझ गए, वेरी गुड। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, हम इसका उल्टा कर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, ये वाला चीज था ना रिवर्स पे, ये वाला हमारा एक्सटर्नल वाले में आता है, ये वाला जो पूरा ये रिवर्स ऑस्मोसिस में चला जाता है, आरओ में, ओके, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस को हम यूज करते हैं। तो हम एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं सॉल्यूशन की साइड पे, क्योंकि सॉल्वेंट जा कहां रहा है, ट्रेवल करके सॉल्यूशन के साइड पे जा रहा है, तो हम उसको रोकने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर हम देते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से बड़ा होता है, देन फोर्स हम सॉल्वेंट को यहाँ पर रोकते, भैया तू मत आ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं मेनली फिल्टर वगैरह में। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर कुछ भी अभी भी अगर डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन ओपन है भाई, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, चलेगा, हो गया। चलो थोड़ी थोड़ी चीजें और हैं, 5 मिनट और लगेगी, रीड आउट करते खत्म करते, बस बात खत्म करते हैं, इसके बाद फिर आ जाओ। तो बात समाप्त करने का वक्त आ चुका है भाइयों और बहनों, आ जाओ, पार करो इसको। चलो देखो इसके बाद क्या है, छोटा सा चीज बस रीड आउट करने का, जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। So a solution which obeys Raoult's law exactly at low concentration and at all temperature is called an ideal solution। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम मिक्स, मतलब मिक्स होगा, मिक्स सॉल्यूशन के लिए वो 0 होगा,
डेल्टा एच भी 0 होगा, ये सब चीजें वैलिड होगी, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है नॉर्मल एमसीक्यू बनेगा, आप पूछेगा विच वन ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन, तो ये 5 पॉइंट आप याद रख लेना, इसमें से कोई भी पॉइंट आपको दिखे नहीं है तो बोल नहीं है भैया वही गलत है। और आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है वो याद रख लेना, ये एकदम बहुत सिलेक्टिव एग्जांपल है आपके लिए, बेंजीन एंड टोलिन और एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। बाकी यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विथ 1 मोल, तो 1 मोल ए एंड 3 मोल बी हैज वेपर प्रेशर 550 है उसमें, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो 1 मोर नहीं होगा, इफ 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ बी, ठीक है, इज एडेड, अच्छा 1 मोर है, ठीक है ओके, 1 मोर यहाँ पर हमने और ऐड किया है तो वेपर प्रेशर हमारा बढ़ गया, तो अब हमें यहाँ पर PA और PB निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना अपने आप से, हिंट यहाँ पर दे दी गई है, ऊपर वाले पॉइंट्स का आप यूज करके इसको आराम से बना सकते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल ठीक इसका उल्टा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसका ठीक और ठीक ऑपोजिट हो गया, एकदम उल्टा। ओके चलो वेरी गुड, आगे देख लेंगे। थोड़ा सा और चीज यहाँ पे रीड कर लेना कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, ठीक है। एक चीज मैं अभी देखो, चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, बट इस चैप्टर में मुझे लगता है कि एक टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैं कोशिश करूंगा अगर एक क्लास और पॉसिबल हुआ तो हम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, देखो आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कॉलेज लेवल पे, आपका AUAT है, JNPAS है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर कोर्सेज के डिटेल्स मिल जाएंगे, आप एज पर डिटेल वहां पे चेक कर सकते हैं। और मेरा पढ़ाया वो आपको कैसा लगा, ओके, मैंने जो आपको चीजें यहाँ पढ़ाई वो आपको कैसी लगी है वो एक बार मुझे बताना, मुझे जानना है, आपसे फीडबैक लेना है कि एग्जैक्ट में वो चीजें आपको कैसी लगी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, ताकि अगर कुछ भी कमी होगा तो वो मैं ठीक कर पाऊंगा यहाँ पे, ओके। ओके तो वही कह रहा था, आप फीडबैक दीजिए अपना, नीचे कमेंट कीजिए, जो चीजें आपको सही लगी, जो चीजें आपको खराब लगी वही बताइए, और प्लस एग्जाम की तैयारी मस्त ताबड़तोड़ कीजिए। ये PDF आई होप आपको मिल जाएगा, मैं आई विल ट्राई, ये PDF का जो भी डिस्क्रिप्शन जो भी लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा मैं, आप वहां से डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मजे लीजिए, और जो टॉपिक्स छूट गया उसके बारे में बता देना। वेंट ऑफ फैक्टर, आई रियलाइज कि वेंट ऑफ फैक्टर छूट गया, अभी ये क्लास नहीं, क्लास वैसे ये उतना लंबा नहीं हुआ है, वेंट ऑफ फैक्टर हम निपटा सकते हैं अभी, आओ थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और अगर आपको न्यूमेरिकल वाला एक लेक्चर, मतलब एक डेडिकेटेड लेक्चर जिसमें हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप कमेंट करना, अगर ऐसे एटलीस्ट 10 कमेंट आते हैं देन आई विल ट्राई टू मेक इट, ओके, देन आई विल ट्राई टू मेक इट, विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं एक बनाऊंगा। बाकी आप कोर्सेज के बारे में डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, पूरा फुल एंड फ्लेज लाइव क्लासेस के साथ, यू कैन कनेक्ट विद अस, ओके। मेरे लाइव क्लासेस आपको करने देन आ जाइए बैच में, बड़ा मजा आएगा, और फेस टू फेस लाइव आपसे बातचीत होगी। फिलहाल चलो थोड़ा सा वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, आ जाओ। तो कहाँ गया मेरा मार कर, भुला जाता है कभी कभी, चलो आ जाओ। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास डिफर्स फ्रॉम द कैलकुलेटेड मास ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स विच चेंजेस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कई बार क्या होता है, देखो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही मिलता है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम चेंज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि सोल्यूट, कुछ सोल्यूट आपस में मिल जाता है, कुछ सोल्यूट, थोड़ा एक सोल्यूट था वो आपस में ब्रेक हो गया, ऐसा होता है। सोल्यूट का एक मॉलिक्यूल जो है, एक मोल है या एक मॉलिक्यूल है, वो आपस में 2 मॉलिक्यूल मिल गया, तो कई बार ऐसा होता है, डिटेल में नहीं, बस इतना रफली समझ लो, ऐसा हो जाता है। तो इससे हमें थोड़ा सा एबनॉर्मल प्रॉपर्टी देखने में मिलता है। एसोसिएशन की हम बात करेंगे सॉलिड पार्टिकल्स के साथ तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बट यहाँ पर एक वेंट ऑफ फैक्टर इसी में आता है कि फैक्टर इंट्रोड्यूसेस टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब जो भी एसोसिएशन हो सकता है, कितना बन सकता है एक्स्ट्रा मिलके या फिर कितना टूट सकता है, उसी चीज को हमारा यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर बताता है।
ठीक है। तो एसोसिएशन का मतलब सिंपल हो गया, द यूनियन ऑफ टू और मोर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल, ठीक है। और डिसोसिएशन का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज टू गिव, यहाँ पर ये टूट जाएगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल टूट करके हमें दो मॉलिक्यूल दे रहा है, जैसे कि यहाँ ए भी एक मॉलिक्यूल था, ये टूट करके ए प्लस और बी माइनस दे रहा है, तो ये डिसोसिएशन हो गया। और अगर यहीं पर एक आदमी है, दो आदमी मिलकर के एक आदमी बना ले रहा है, तो एसोसिएशन हो गया। तो वेंट ऑफ फैक्टर ये बताता है कि भाई कितना ये हो सकता, मतलब ये जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, तो कितना चेंज हो सकता है इसमें। तो हमने बोला एक काम करो, ऑब्जर्व फैक्टर तो हमें पता ही है, हम ऑब्जर्व कर लेंगे, और एक नॉर्मल यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो हमारे पास लाके दे दो, हम यहाँ समझ लेंगे बाकी चीजों को। क्या बोलने का मतलब ये है कि ये देखो वेंट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हुए बोलते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पे भी वही होगा नॉर्मल और एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अगर मास निकालना है तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मास में कितना चेंज हुआ, ये मास निकालने के लिए, और ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए है। अब यहाँ पर इस सवाल में आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ये चीज मुझे मिलेगा कैसे। देखो एक चीज समझना, आपको सवाल में दे दिया जाएगा बहुत सारी चीजें, ठीक है। अभी एक एग्जांपल भी करेंगे तो वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो आपको मेनली दिया रहेगा सवाल में, या फिर ऑब्जर्व जो मास होगा वो आपको दिया रहेगा, और जो चेंज हो रहा है वो आपको निकालना है। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर ने एक वैल्यू अपना बता रखा है, क्या बोला, अगर भाई एसोसिएशन हो रहा है तो मेरा वेंट ऑफ फैक्टर का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा रहेगा, और अगर डिसोसिएशन होगा तो ये 1 से बड़ा होगा। तो ये हमें हेल्प करता है समझने में आंसर जो आ रहा है, ठीक है। 1 से छोटा, जब भी एसोसिएशन हुआ तो 1 से छोटा ही वैल्यू आएगा, 0.7598, 0.98, ओके, 0.99, 0.95, 0.67 इस तरीके से। और अगर 1 से बड़ा आ रहा है मतलब डिसोसिएशन हुआ है। तो कई बार हमें ये भी नहीं बताता है सवाल में एसोसिएशन या डिसोसिएशन है, हमें आई का वैल्यू को देख के ये पता करना होता है कि कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे, ओके। एंड यहाँ पे एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझो डिग्री ऑफ एसोसिएशंस। तो वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस एंड वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमारा क्या है, वो अल्फा से हम पता करते हैं, तो अल्फा का एक वैल्यू निकलता है। जैसे कि सिंपल यहाँ देखना, बोला गया कि इनिशियल मोल मान लो 1 था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये बेसिकली टूट रहा है, तो ये भी कुछ नहीं टूटा, ये भी कुछ नहीं टूटा, बट आफ्टर डिसोसिएशन कुछ तो टूट ही चुका होगा। तो यहाँ पे वो कितना हुआ है, 1 माइनस अल्फा हमने मान लिया, तो बोला भैया x टाइम ऑफ ये अल्फा बना, ये y टाइम अल्फा, y x अल्फा। सिंपल देखो, यहाँ बोलने का मतलब ये है कि मेरे पास a भी था, ये टूट करके मेरा a प्लस बी माइनस बना है, ओके। बट स्टार्टिंग में, एट द स्टार्टिंग में ये तो पूरा 1 मोल था ना, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, ठीक है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो ये 1 मोल था, ये दोनों 0-0 थे। बट जब रिएक्शन शुरू हो गया तो उस केस में यहां से कुछ चला गया, और कितना गया मुझे नहीं पता, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें से अल्फा मोल खत्म हो गया, तो बचे कितना, 1 माइनस अल्फा। अब 1 माइनस अल्फा करके अब अल्फा जो चला गया उतना ही तो ये लोग बना होगा ना, तो हम ये मान के चलते ये भी अल्फा बना, ये भी अल्फा बना, लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करेगा इनका जो भी होगा। तो इस पे एक फैक्टर हमने यहाँ पे x को भी इंक्लूड किया है, थोड़ा सा x और y अलग अलग, क्योंकि ये हम नाम दे रहे हैं, ओके। x मान लो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, इसका y होगा। ये अल्फा अगर खत्म हुआ है तो ये दोनों अल्फा अल्फा ही बनेंगे। x अब जैसे इस तरह का रिएक्शन होता है ना, जैसे कि आप मानो कैसा एग्जाम्पल मैं दूं आपको, चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एग्जाम, नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं, ये ले लो, नहीं ये तो मेरे को डिसोसिएशन वाला एग्जांपल चाहिए ना, तो CaCO3 वाला एग्जांपल ले लो। तो ये इसे टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड देता है हमें प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट आपका 0 है। अगर ये 0.5 मोल, अगर ये मान लो अल्फा मोल टूटा होगा तो ये भी अल्फा मोल ही बना होगा, ये भी अल्फा मोल ही बना होगा। बट इन केस अगर यहाँ पे हमें दिखता है कि ये 2 यहाँ बगल में, मतलब ये 2 मोल बन रहा है, तो यहाँ पे मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये x और y उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन शॉर्ट आपको लिखना है x y किसको रिप्रेजेंट करना है, यू कैन राइट इट कि ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम एज अ नंबर ऑफ मोल या फिर नंबर ऑफ वॉल्यूम को भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट भी एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अच्छी बात है, आ जाओ। तो हो गया, दिल लगा लिया हमने, ओके चलो। इसको निकालने का तरीका है, अल्फा इज इक्वल टू बोलता है i-1 डिवाइड बाई n-1, दोनों के लिए अलग अलग है।
एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए अलग अलग है, दोनों देख लेना। ये हमारा एसोसिएशन का है, ठीक है, नीचे हमारा डिसोसिएशन का। बस दोनों में थोड़ा सा फर्क है, जहां पे डिसोसिएशन हो रहा है वहां पे 1 माइनस आई डिवाइड बाई n माइनस 1 है, और जहां पे एसोसिएशन हो रहा है वहां पे 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई n है। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। ओके चलो, टोटल पार्टिकल्स हम यहाँ पे, अब ये फॉर्मूला याद रखना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने में यूज होगा, कहीं ना कहीं यूज हम करेंगे उसको। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होता है, नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बट आई थिंक नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ छोड़ दो। नस्ट इक्वेशन होता है, नस्ट का जो भी लॉ है ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। वहां पे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये आप रीड करने के लिए कर सकते हो, लेकिन इसका मैं अच्छे से आपको फील कराऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। उसका भी वन शॉट आएगा बहुत जल्दी, उसको भी करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, बहुत कुछ होने वाला है अभी। बाकी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में लाए हूँ, ये सॉल्व क्वेश्चंस है जो आपको देख लेना है आराम से, ठीक है। ये सॉल्व क्वेश्चन पार्ट 2 सब ये दोनों आपको मिल जाएगा। ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, ठीक है। आप पहले तो ट्राई करना कि क्वेश्चन को नोट डाउन करके आप खुद पहले बनाने का ट्राई कर लेना, मजा आएगा आपको बनाने में। बाकी यहाँ पे हमने चैप्टर को समाप्त कर लिया है, मोटा मोटा जितना भी मतलब वन शॉट के अंदर जितना कंप्लीट होना था वो चीजें हमने यहाँ पे कर ली है। अब इसके अलावा इस चैप्टर में थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा चीज नहीं बचा है, और जो भी चीजें बची है ना वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब थ्योरी वाइज है चीजें बची हुई, बट जो चीजें बची हैं वो एग्जैक्टली आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया इतना पढ़ लेना बहुत अच्छे से। जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराया उसको पहले प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने सॉल्व एग्जाम्पल्स दे दिए लास्ट में उसको प्रैक्टिस पहले कर लेना। और क्वेश्चन चाहिए होगा डू कमेंट, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज, ओके। हम जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए, आपका जो प्रिपरेशन का जो पूरा लंबा जो सफर है इसको आसान बनाने के लिए। तो फिलहाल ये वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, इस लेक्चर को। जो भी फीडबैक होगा एक बार शेयर करना, अपना कमेंट जरूर करना। इस पूरे लेक्चर में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा या कौन सा पार्ट आपको वर्स्ट लगा वो आप जरूर बताना। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड, सॉरी बोर्ड नहीं मतलब योर एग्जाम्स।